प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी कल से उस पर चर्चा चल रही है, पर इसके बावजूद भी हम चुनावी चर्चा का हिस्सा बनाकर उस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह विषय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में, जिसको नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया गया है। देश में वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है अर्थात भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की, उन्होंने कल बहुप्रतीक्षित महिला बिल को संसद में एक बार फिर प्रस्तुत कर दिया। लोकसभा के पटल पर इसे रखा गया। स्वयं प्रधानमंत्री इसके संदर्भ में बहुत उम्मीद जता चुके हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा इस विधेयक को रखा गया और कल से लेकर आज तक इस पर चर्चा का सिलसिला जारी है। पर बड़ा बदलाव है। तकरीबन 27 साल से बहुप्रतीक्षित इस विधेयक की पहले प्रस्तुति के दौर में और अब की प्रस्तुति के दौर में बदलाव इसलिए है कि पहले जब भी विधेयक लाए जाने की कोशिश होती थी या प्रस्तुत किया जाता था तो विरोध के स्वर बहुत बुलंद हुआ करते थे। 27 साल के दौरान तकरीबन 5 बार ये कोशिशें हुई। देवगौड़ा से शुरू हुआ, अटल जी के द्वारा कोशिश हुई, मनमोहन सिंह जी के द्वारा कोशिश हुई, पर हर बार हंगामा होता था। विरोध के स्वर इतने मुखर होते थे कि कभी यह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। पर अब की बार बदलाव यह है कि हर कोई ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम तो चाहते ही थे कि ये विधेयक लाया जाए और पारित हो। हर किसी ने ये जताने की कोशिश लगातार की है कि भाई हमारे विचार और प्रयास के चलते ही ये विधेयक अस्तित्व में आया है। अगर सभी इस विचार और इस प्रयास के साथ थे तो 27 साल तक इंतजार क्यों हुआ? 1996 से शुरू हुआ सिलसिला अभी भी प्रतीक्षा सूची में दर्ज है। और हद यह है कि जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है वो व्यवहार में कब आ पाएगा, इसको लेकर भी संदेह के बादल है। पर इन संदेह के बादल के बीच 2023 और 2024 के चुनाव में यह कैसा असर डालेगा, यह हमारी बातचीत के केंद्र में है। और विशेषकर आज हम जो बातचीत करेंगे वो 2023 को लेकर करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में महिलाओं पर विशेष फोकस है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की पूरी रणनीति महिला वोटर को अपने साथ जोड़े रखने को लेकर ही है। और ये कोई आज का सिलसिला नहीं है। वह शुरुआत से ही अपनी राजनीति के केंद्र में महिलाओं को रखते लाए हैं। पहले लाडली लक्ष्मी योजना और अब लाडली बहना योजना के माध्यम से वह सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है। वहीं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी बात करें तो आधी संख्या वोटरों की महिलाओं की होती है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं को सत्ता में सीधी हिस्सेदारी 33% आरक्षण के साथ देने के संदर्भ में अपना संकल्प न केवल बातों से बल्कि व्यवहार से जता रही है, तो क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में कविता पांडे जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की। हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं। इसके तकनीकी बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ, और थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद होंगे। लेकिन चर्चा को शुरू करें उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं, जिसके साथ हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। काल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए। गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। आरक्षण बिल जो है लागू नहीं हुआ है, गया है, कैबिनेट ने क्लियर किया है। अब उस पर अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है तो परसीमन किस आधार पे होगा,
ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसको बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर संविधान संशोधन विधेयक तो ला दिया गया है, पर इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल है। इसके राजनीतिक लाभ पर तो हम बात बाद में करेंगे, सबसे पहले इसके तकनीकी बिंदुओं को समझना चाहेंगे और इसके लिए देवेंद्र वर्मा जी चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। माहौल ऐसा बना है कि बस ये संसद का विशेष सत्र में विधेयक पारित होने के साथ महिलाओं की सदन में 33% भागीदारी सुनिश्चित। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। विशेष सत्र इसीलिए है कि महिलाएं लंबे समय से क्या कहें, आजादी के 75 साल के बाद भी बामुश्किल पार्लियामेंट में 12-15% उपस्थिति के साथ है। कई विधानसभाओं में तो 5-7% उपस्थिति है। अब इस विधेयक के पारित होने के साथ 33% आरक्षण सुनिश्चित, ऐसा ही है या कुछ और है? थोड़ा आपसे रोशनी मिल जाए तो फिर कविता जी के साथ हम राजनीतिक चर्चा पर आए। तो देखिए, जहां तक महिलाओं के आरक्षण का प्रश्न है, तो सबसे पहले राजीव गांधी ने लोकल बॉडीज में इसका आरक्षण का प्रावधान किया जी। और निश्चित तौर पर आरक्षण के उस प्रावधान से लोकल स्तर के ऊपर एक महिलाओं का लीडरशिप डेवलप होने का मौका मिला जी। और वो जो महिला वर्ग है जो जिसकी राजनीतिक समझ बढ़ी, जनता की समस्याओं को समझने की समझ बढ़ी, उसके बाद में आज लगभग 30 वर्षों के बाद में 94 के बाद में आज 24 हो रहा है, तब कहीं जाके ये महिलाओं का आरक्षण हो रहा है। और यदि मेरा तो ऐसा मानना है कि महिलाओं का आरक्षण ठीक है और अभी भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब होगा, क्योंकि 2023 जब ये इफेक्टिव हो जाएगा लॉ, उसके बाद जो सेंसस होगी उस बेसिस के ऊपर जब डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी और तब ये इसके प्रावधान लागू होंगे। तो अभी तो ये बहुत दूर की बात है। अभी ठीक है, बिल पास हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस बिल को पास वास्तव में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी तो 2014 से लेके और 2024 तक का इंतजार क्यों? भाई 2014 से लेके और 24 तक बहुत अवसर थे जब इतने इंपॉर्टेंट बिल हुए, और इसको भी यदि इतना ही महत्व दिया जाना था तो निश्चित तौर पर इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि इनके 2024 तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ जल्दी हो पाता। डिलिमिटेशन का जो बिल है उस बिल को वापस उसमें संशोधन करके उसको रिपील करके डिलिमिटेशन और पहले कर सकते थे। सेंसस की प्रक्रिया भी पूरी करनी चाहिए थी समय के ऊपर, लेकिन सेंसस की प्रक्रिया नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये अच्छा, रिजर्वेशन का जहां भी कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो सभी दल, कोई भी दल ये रिस्क नहीं ले सकता कि हम उस रिजर्वेशन का विरोध करें। और ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, ठीक है, ये महिलाओं के लिए है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये सुनिश्चित किया जाता कि उनके यहाँ जो लीडरशिप है वो एक सर्टेन परसेंटेज उन महिलाओं के लिए सीटें दे, महिलाओं को सीटें आरक्षित करे। और इसलिए अब वैसे तो महिलाओं को यदि इतनी जागृति है तो महिलाएं तो इंडिपेंडेंट भी, हमारे यहाँ पर एक प्रावधान है कि निर्दलीय तौर पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने माहौल ऐसा बना दिया है, इसका इतना अपराधीकरण हो गया और इतना महंगा इलेक्शन हो गया है कि इंडिपेंडेंट मेंबर तो कोई साधारण नागरिक, तो चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड हो, चाहे वो कितनी बौद्धिक स्तर रखता हो, साधारण नागरिक तो इन चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले सकता। मैं इस विषय पे तो बाद में जाऊंगा। देवेंद्र जी, थोड़े मुझे तकनीकी विषयों पर रोशनी दे दें। क्या इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद विधानसभाओं से भी पारित कराने की जरूरत होगी? एक तो तकनीकी पहलू आपसे ये समझना है, और दूसरा तकनीकी पहलू जो आपसे समझना है वो ये समझना है कि इसमें परिसीमन की शर्त और सेंसेक्स की शर्त जो लगाई गई है वो शर्त किस लिए है? क्या अभी जो जनगणना हमारे पास 2011 की है उसी को आधार मानते हुए जो विधानसभा और लोकसभा में हमारे पास सीटें हैं, क्या उन्हीं में आरक्षण की प्रक्रिया को करने में कोई तकनीकी अवरोध है? इन दो विषयों पर आपसे दृष्टि मिले तो फिर मैं कविता जी के पास जाना चाहता हूं। देखिए, लोकसभा से ये विधेयक पारित होने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसलिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और चूंकि वैसा बिल नहीं है, इसमें परिवर्तन है, इसलिए राज्यसभा से भी इसको पारित होना आवश्यक होगा। और इन दोनों से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के संबंध में फिर ये प्रावधान है कि कम से कम 15 राज्यों से, 50% राज्यों से भी इसका रेटिफिकेशन होना जरूरी है। जब ये हो जाएगा तब तो ये लॉ का स्वरूप ग्रहण करेगा। और लॉ स्वरूप ग्रहण करने के बाद में इसमें ही ये प्रावधान है, जैसा कि कहा जा रहा है कि इसमें सेंसस
और क्योंकि सेंसस बहुत आवश्यक है, डिलिमिटेशन के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में महिलाओं का प्रतिशत कितना है उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, और उसके हिसाब से जब तक डिलिमिटेशन और सेंसस नहीं होगा तब तक नहीं किया जा सकता। और यदि आप जो 2011 के संबंध में बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर डिलिमिटेशन एक्ट जो है, जो वर्तमान में जो अवधि उसमें नियत है, उसको निरस्त करने के लिए उस डिलिमिटेशन एक्ट में भी ये सारे प्रावधान करने होंगे कि ये 2011 की सेंसस के ऊपर हो सकता है। लेकिन 2011 की सेंसस के ऊपर अब इतनी जल्दबाजी में ये किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी प्रक्रियाएं इसमें बाकी बची हुई, बहुत सारी प्रक्रिया बची हुई है। तो अब मैं कविता जी आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री जी ने क्या भावुक संबोधन कल दिया था, और उसके बाद से हर कोई ये बताने में लगा है कि हमने जो प्रयास किए थे, हमारी जो कोशिशें हुई थी, उसके चलते ये हो रहा है। पर ये कमाल की बात है, सोनिया गांधी जी आज भाषण दे रही थी, बता रही थी कि मेरे स्वर्गीय पति राजीव गांधी जी के द्वारा सबसे पहले इसे लाया गया था, नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय पे यह पारित हुआ था, पर उसके बाद नरसिम्हा राव 5 साल तक सरकार चलाए, फिर 10 साल तक सोनिया जी के अघोषित और मनमोहन सिंह जी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में सरकार चली, तब भी आप इस बिल को पारित नहीं करा पाए। और अब आज आप ये बता रहे हो कि ये बिल जो कुछ भी है हमारे प्रयास का नतीजा है। क्या इस बिल के साथ में ऐसी संभावना दिख रही है कि जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के हर फैसले पर कांग्रेस सवाल उठाती थी, आज इस फैसले को अपना फैसला बताते हुए साथ खड़ी हो गई है? थोड़ा कविता जी दृष्टि दीजिए ना, क्या दिख रहा है इसमें ऐसा? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। मुझे किंतु परंतु सुनते सुनते हम लोग पिछले 2 दिनों से थक गए हैं। हैरानी की बात है कि जिसका महिला आरक्षण की जब बात होती है तो अभी आपने हैदराबाद में 2 दिवसीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके बाद मोदी जी और तमाम ये बातें तो आई ही है। लेकिन उससे पहले हम आपको ले जाना चाहेंगे कि 1989 में राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण का विधेयक लेकर आए थे, लेकिन कुछ कारणों से, और उसमें सभी पार्टियां शामिल थी, उस विधेयक को पारित नहीं किया जा सका था। उसके बाद 1993 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिल पास हुआ। उसके कारण आज 15 लाख महिलाएं सशक्त बनी, और वो पूरे देश में लगभग 40% आबादी है। उसमें मुझे भी आप शामिल कर सकते हैं कि हम लोग ने उसमें चुनाव चला। उसके कारण पंचायती राज के कारण आज पूरे देश में महिलाएं सशक्त हुई, राजनीतिक यथार्थ के धरातल में उन्होंने काम किया। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात हुई कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, 9 मार्च 2010 का वो दिन इतिहास का सशक्त हस्ताक्षर है, जिस दिन संविधान संशोधन बिल आया और राज्यसभा से पारित हुआ। क्योंकि राज्यसभा के बिल हमेशा पेंडिंग बने रहते हैं और वो खत्म नहीं होते, इसलिए वो आज भी जीवित रहा। और उसके बाद 2014 में भाजपा की सरकार आ गई, और उसके बाद इन्होंने इतना समय लगाया। तो आखिर बार बार जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया जाए, पास किया जाए, तो इतना समय लगाने की क्या आवश्यकता थी? राज्यसभा में जब पेश हुआ था वहां से मंजूर भी हुआ, लोकसभा में क्योंकि उतना हमारे पास उतनी स्वीकृत संख्या नहीं थी और वो मंजूरी नहीं हो पाई, और उसमें तमाम दलों के लोग ही कारण बने थे। ये आकर वरिष्ठ पटवार देवेंद्र भाई की बात कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से कि उन्हीं के कारणों से, नहीं तो 9 मार्च 2010 को ही यह बिल प्रस्तुत हुआ राज्यसभा में। तो कविता जी एक मर्म की बात बताइए, क्या आप मानती हैं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए जो एक देश में वातावरण तैयार करना था, जो समर्थन जुटाना था, जो अन्य पार्टियों को तैयार करना था, उसमें आप नाकाम रहे? आप अपनी मंशा के साथ देश के अन्य राजनीतिक दलों को नहीं जोड़ पाए। भाई बहुमत तो 2/3 अभी भाजपा के पास में भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के भी पास नहीं है, पर आप देख रहे हैं ना संसद में क्या दृश्य दिख रहा है। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना समझाया जाए मुझे कि मैं इसके खिलाफ हूं। हर कोई ये बताने में लग गया है मैं साथ और मैं ही साथ। क्या कहती हैं इस खेल को लेकर आप? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा फर्क है।
योगी जी। आदित्यनाथ का मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगी, जो कह रहे थे कि महिलाएं यदि आ गई राजनीति में तो हमारे पुरुषों का क्या होगा, उनको तो घर में काम करना चाहिए। अमित मालवीय का ट्वीट इसी टाइप का है। और असम के मुख्यमंत्री तो और बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी यदि सच्चे हनुमान भक्त है तो जाए 10 जनपद का घर जलाकर चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी तब विरोध क्या करती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले दिन से विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ ही हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने हमेशा इस विषय में काम करने की कोशिश की है और उन्होंने लगातार पत्राचार किया है कि जो राज्यसभा में पेंडिंग बिल है उसको लोकसभा से पास कराया जाए और उसका सशक्त हस्ताक्षर। अच्छा, एक बार बताइए कविता जी, एक सवाल और लूंगा, फिर रंजना जी के पास में चलूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर आप वाकई इतने महिला के राजनीति में हिस्सेदारी के समर्थक हैं और सोनिया गांधी ने जिसका 2 दशक तक नेतृत्व किया, वो अपनी पार्टी के ही संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी क्यों नहीं दे पाए? भाई भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चेहरा सब कुछ आपने गड़बड़ बता दिया, लेकिन भाई इसके बावजूद भी कविता जी देखो ना, उनके यहां पर 33% आरक्षण के साथ में आपके साथ की कई महिलाएं और आपसे भी जूनियर कई महिलाएं बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। थोड़े इस फर्क के संदर्भ में दृष्टि दीजिए ना। हिमांशु भाई, मेरा निवेदन सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कभी करती नहीं है और लगातार इन्होंने जो विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले जनगणना होगी, 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए, 2023 पार हो गया, अभी तक जनगणना हुई नहीं है। परिसीमन की बात कर रहे हैं। अब ये जो कल बिल लेकर आए हैं वो कह रहे हैं जो 2028 मतलब 24 का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये 2028 में 5 साल बाद चुनाव होगा। तो आखिर ये 40 पुलाव पकाने की आवश्यकता क्या थी? ये बहुत अचरज की बात है। ये राज्यसभा में जो 9 मार्च 2010 को बिल पारित हुआ था, उसी बिल की फोटोकॉपी उठाकर लेके चले आए, लेकिन उसमें परिसीमन और जनगणना की जो बात है उसको इन्होंने जोड़ा, लेकिन ये नहीं बताते कि आखिर महिला आरक्षण बिल लागू कब से होगा। मैं तो कहती हूँ आज करिए, अभी करिए। नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, लगा दीजिए आप। हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के नेतृत्व में और पूरे देश की आधी आबादी आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन झूठ बोलना, बार बार बोलना, साथ कैसे खड़े हैं कविता जी? मतलब आप लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर? अगर इन्होंने 50% हिस्सेदारी के संदर्भ में बात कर दी, 33% आरक्षण दे दिया, तो आप बोल रहे हैं दे दो, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? देर कर दिखाइए। झूठ बोलने से काम बनेगा नहीं हिमांशु भैया, आप भी जानते हैं। अरे वो तो ठीक है, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपके हक को लेकर इतना महत्वपूर्ण सवाल किया कविता जी, आप उसमें एक टिप्पणी भी नहीं कर रहे। मैंने जानना चाहा कि भाई कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं करती, अगर वह सत्ता में, राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 33% हिस्सेदारी की समर्थक है। जिस भाजपा के चाल चरित्र पर आपने कविता जी सवाल उठाया, जिसका उत्तर लेने के लिए मुझे रंजना जी के पास जाना है, थोड़ा आप इस पर तो दृष्टि दो ना कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को संगठन में वो हिस्सा देने के संदर्भ में संकोच क्यों कर रही है, कुछ तो बताइए। मैं पुनः आपको कह रही हूँ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत पूरे देश में 50% आरक्षण कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार रही, राष्ट्रपति पहली कांग्रेस पार्टी ने दी। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र तो जान लीजिए कि वहाँ आरएसएस वगैरह के संगठन है जहाँ पर की महिलाओं की एंट्री तक नहीं है। तो कांग्रेस और भाजपा में बेसिक फर्क है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करती रहती है, करती रही। कविता जी ने एक दृष्टि दी है, कविता जी ने कहा कि काहे कि 33% के लिए आप बात कर रहे हो, हमने तो शीर्ष पदों पर महिलाओं को बिठा कर रखा। सोनिया गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दशक तक रही, हमने राष्ट्रपति महिला दिया, हमने लोकसभा अध्यक्ष महिला दिया, तो आप 33% के पीछे क्यों पड़े हुए हो? पर मैं रंजना जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, जिस आने वाले चुनाव में इस विधेयक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विधेयक के प्रावधान बता रहे हैं नई जनगणना और उसके बाद नया परिसीमन, तब इसको अमल में लाना, फिर भी विशेष सत्र क्यों भाई? थोड़ा आप बताइए। हिमांशु जी, विषय ये है कि ये जितने राजनीतिक चश्मे से जिन चीजों को देखते जाएंगे ना, ये बहुत उलझते जाएंगे। मैं बहुत सारे इनके विषय जो सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद एक महिला होके शायद महिलाओं का सहयोग
करने के पक्ष में नहीं है। ऐसा लग रहा है 35% आरक्षण मिलेगा तो सबसे ज्यादा विरोध तो यही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जी। सारी चीजें होने के बाद आप कौन कौन से विषयों में आप बात कर रहे हैं ये बताइए। आप कह रहे हैं जनगणना, तो जनगणना ये बताइए, हर 10 साल में जो जनगणनाएं होती है, भाई कोरोना जैसी वैश्विक महामारी रही। आपको मैं छत्तीसगढ़ में बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जब भी कोई योजना या कोई भी विषय के बारे में चर्चा होती थी, वो भी खुद इस बात को स्वीकार करते थे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और जो बड़े काम हमको करने थे वो हम नहीं कर पाए। तो उसी प्रकार ये जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब चली तो जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन ये तो नहीं कहा कि जनगणना नहीं होगी, होगी, जनगणना होगी। परिसीमन की आप बात करते, 20 सालों में परिसीमन होता है, 2007 में हुआ था, अभी 2027 में होना है। 27 के बाद 28 में कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है। क्यों हमको लाभ नहीं मिलेगा इसका? 29 में फिर से लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ये जा कहाँ रहे? आप सोच अच्छी रखिए, विजन अच्छा रखिए, क्यों आपके काम सफल नहीं होंगे? आप तो खुद एक महिला हैं, आप स्वीकार करें इन चीजों की कि महिलाएं जहां पर राजनीतिक दखल हमारी कम थी, अब हमारी राजनीतिक दखल बढ़ेगी। महिलाएं सशक्त, जो सशक्तिकरण की बात माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, आप देखते आएंगे। हिमाचल जी, मैं थोड़े से पीछे चली जाती हूँ कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आप राशन कार्ड ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, हमारी महिलाओं के नाम पर जनधन खाते खुले हमारी बहनों के नाम पर। जो बहनें कभी घर से नहीं निकलती थी, घर का चौखट कभी नहीं लांघती थी, वो आज शान से जाती, बैंकों में लेन देन करती हैं। मनरेगा का जो पैसा आता है सीधे उनके खाते में आता है। बहुत सी महिला समूह जो बनी है खुद ही अपना लेन देन करती हैं। तो क्या महिलाएं जब से सशक्त नहीं हुई हैं क्या? और अब अच्छी बात है कि यदि राजनीति में महिलाओं की दखल यदि बढ़ेगी, निश्चित रूप से जब महिलाओं को ये कहा जाता है, जब महिलाएं शब्द उनके लिए उपयोग किया जाता है, एक बहुत सुंदर दृश्य ये बनता है, मातृत्व का दृश्य बनता है, एक शक्ति स्वरूपा वो दिखाई देती है। सामाजिक कार्यों में अपनी जो दखल रखती है ऐसी महिला, वो एक महिला का दृश्य बनता है। नारी समाज का यदि दर्पण है, आप देखिए ना, पहले का वो समय रहता था जब महिलाओं को हाशिए पर ढकेल दिया जाता था, कोई उनकी चिंता नहीं करते थे। किस प्रकार महिला उस समय अपने आप को उन्होंने उबार कर लाया और कई परिस्थितियों से वो गुजरी है जिस समय समाज में महिलाओं की भूमिका कम रहती थी, उन्हें कुछ समझा नहीं जाता था, किन्हीं भी चीजों में उनकी दखल नहीं होती थी। लेकिन आज अच्छी बात है, यदि राजनीति में वो प्रवेश करना चाह रही तो 33% आरक्षण में क्या दिक्कत है भाई इनको? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर इसके कारण से मूलभूत सवालों को छोड़ दिया जाए रंजना जी, वो भी तो ठीक नहीं है ना। कविता जी ने एक सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी के सुधे प्रवक्ता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सवाल का उत्तर दें, और महिला होने के नाते भी दें और भाजपा की प्रामाणिक कार्यकर्ता होने के नाते भी दें। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी के मन में महिलाओं को लेकर इतना सम्मान और स्थान देने की इतनी तड़प थी, तो 2014 में ही स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी ने बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए नए संसद भवन के बनने का और 2023 का इंतजार क्यों किया? 9 साल क्यों लग गए रंजना जी ये फैसला लेने में कि हाँ महिलाओं को भी 33% आरक्षण सत्ता के संदर्भ में मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी भागीदारी इतनी तो कम से कम सुनिश्चित होना चाहिए? क्यों इतनी देर लगी? देखिए, 2014 में हमारा जो बहुमत था और उसके बाद जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो हमारा बहुमत बढ़ा है और उससे ज्यादा हम बहुमत में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या हम महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। यदि महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती तो आज जो योजनाएं हम लेके आए हैं वो महिलाओं के नाम पर नहीं होती। हमने तो हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा है, हर विषयों पर आप स्थिति देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जैसे इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं आई, जो महिलाएं घर से निकलने को जो डरती थी, आज महिलाएं घर में अपने शौचालय बनाकर बढ़िया उसका उपयोग कर रही हैं। एक सामाजिक आंदोलन जो स्वच्छ भारत मिशन चला, किसी योजना के रूप में इसे लागू नहीं किया गया, इसे एक जन आंदोलन बनाया और महिलाओं ने सहज से स्वीकार करके इस आंदोलन को स्वीकार किया। और गिरिजा जी, आपसे समझना चाहता हूं इस टाइमिंग के बारे में और इस दांव के बारे में क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी हमेशा कोई ना कोई तुरुप का पत्ता चलते हैं, ये भी तुरुप का पत्ता है। आधी आबादी के संदर्भ में राजनीतिक दल मन मार के ही सही संसद में बोलते हुए दिख रहे हैं, हम तो यही चाहते थे, हम भी यही चाहते थे, हम ऐसा ही चाहते थे। क्या कहते हैं आप? पहली बात तो ये देखिए कि बिल आखिर
लाना क्यों पड़ा जी। पहली बात हम समझें। और पिछले लगभग 3 दशक से इस बिल को लाने के लिए जो जद्दोजहद हो रही है वो आखिर क्यों? जी। यदि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को लेकर इतनी संवेदनशील रही हैं या वो महिलाओं को सत्ता में नीतियां बनाने में सरकार में उनको शामिल करने के लिए बहुत इतने मतलब उत्सुक थी, तो वो अपनी ही पार्टी में ये नियम क्यों नहीं बना सकी अब तक 30 सालों में कि हम बिना किसी महिला रिजर्वेशन के 33% प्रत्याशी लोकसभा विधानसभा चुनाव में हम खुद महिलाओं को देंगे। नहीं किया किसी ने। और आज वो सारे जद्दोजहद ये करते रहे 30 साल से कि पहले एक्ट बने, अध्यादेश आए, उसके बाद हम देंगे। तो एक तो उनका जो फेलियर है महिलाओं को कमिटमेंट को लेकर वो साफ दिखता है। दूसरी बात रहा सवाल की टाइमिंग का। तो आप देखेंगे कि बीजेपी के घोषणा पत्र निकालिए, उनके पिछले सालों में जो उनके अधिवेशन हुए उसमें जो बातें हुई, महिला रिजर्वेशन जो है वो उनके कोर एजेंडे में शामिल नहीं रहा। उनके कोर एजेंडे में 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक है या बाकी दूसरे मुद्दे रहे। तो जाहिर है कि उनका जो 9 साल का जो कार्यकाल है, पहले अपने कोर मुद्दों को पूरा करने में उनका वक्त लगा। और अब उसके बाद चुनाव चूंकि नजदीक हैं, तो एक ऐसा मुद्दा है महिला रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो इतना संवेदनशील मुद्दा है और उसको उन्होंने ऐसे टाइमिंग में लाया। आप देखिए कि जो तमाम दल जो रिजर्वेशन के भीतर रिजर्वेशन की मांग करते हुए इस बिल का लगातार विरोध करते रहे हर मौके पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरी आरजेडी हो या दूसरी पार्टी हो, उन्होंने आज रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात तो की, लेकिन वो सलाह के रूप में, शर्त के रूप में नहीं। और हर जो अपोजिशन पार्टी का नेता है उसने अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं या खड़ी हूं। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता है कि सारे विपक्ष को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि उनके पास सिवाय इस बिल को समर्थन करने के और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। जी गिरिजा जी, रहा सवाल इसके अमल में लाने का। जी, तो मैं ये समझ नहीं पाया कि परिसीमन और सेंसस से, जी, इसको परिसीमन और सेंसस से क्यों जोड़ा गया है, ये मेरे समझ से परे है। जब कल कानून मंत्री ने बिल इंट्रोड्यूस किया तब उन्होंने जो कहा था उसका तो आशय कुछ और था। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये बिल पास होगा और कानून बनेगा, जो महिला सदस्यों की संख्या लोकसभा में, वर्तमान लोकसभा में 181 हो जाएगी और सीटों की संख्या जब बढ़ेगी तो उसी अनुपात में महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसका तो अर्थ ये मैं समझ रहा था कि ये बिल पास होने के गजट में होने के साथ जो आने वाले चुनाव चाहे राज्यों के हों चाहे लोकसभा के हों, उसमें ये बिल लागू हो जाएगा। लेकिन आज गृह मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया उसका मुताबिक यह है कि सेंसस होने के बाद और उसके बाद परिसीमन होने के बाद ये बात आएगी। दरअसल सेंसस और परिसीमन की बात जो है वो मुद्दा कहां से उठा? बहुत सारे जो दक्षिण राज्य हैं उनका कहना यह था कि जनसंख्या के अनुपात में उनके जो सांसद हैं उनकी संख्या कम है। तो ये जो संख्या कम ज्यादा जो सांसदों की है जनसंख्या के आधार पर, उसको रीअप्रोप्रिएट करने के लिए ये बात आई थी कि सेंसस होगा, सेंसस के आधार पर परिसीमन होगा और जिसके बाद लगभग सांसदों की संख्या 800 तक पहुंच जाएगी। उसका महिला रिजर्वेशन बिल से कोई ताल्लुक था नहीं, लेकिन उसको क्यों लिंक किया गया, कैसे लिंक किया गया मुझे नहीं मालूम। लेकिन जाहिर है कि अब ये बिल पास होना ये बिल्कुल तय माना जा रहा है, अब इसमें कोई शक की बात नहीं रही। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जब बीजेपी ये दावा करेगी अपने प्रचार में, जब इसको प्रमुखता से लाएगी कि हमने ये महिला रिजर्वेशन बिल लाया है, तो उसका जवाब विपक्षी दलों के पास क्या होगा ये देखना होगा। गिरिजा शंकर जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मुझे आना कविता पांडे जी के पास है, लेकिन मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी रंजना जी से। रंजना जी से मेरा सवाल था, भाजपा इतनी महिला अधिकारों के प्रति समर्पित है, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी लाने के लिए इतनी बेचैन है कि इस विधेयक को लेकर आ रही है, तो ये सवाल उठ रहा है उसके संदर्भ में कि 16 राज्यों में भाजपा की सरकार है और एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। रंजना जी, संगठन में हिस्सा दे दिए,
सत्ता में देने के संदर्भ में संकोच कर गए। इस पर कोई टिप्पणी रंजना जी आपके द्वारा? हिमांशु जी, देखिए वहां की स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और संगठन, आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि हमने संगठन में हिस्सा दिया है, संगठन से ही तो सत्ता पे आएंगे। अभी संगठन में जो जिम्मेदारी हमारी बहनों को मिली है, वहां से फिर हम सत्ता में आएंगे। और निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी जो बात कही है, धीरे धीरे करके उनकी जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही है। पहले हमको पंचायतों में आरक्षण मिला तो हमारी महिलाएं सामने आई, लोकसभा विधानसभा में मिलेगा, वहां पर सामने आएंगी। आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमारी बहनें मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी। तो ये कोई आपने जो कहा है ये बिल्कुल जरूर ऐसा होगा। और वैसे प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि सभी बहनें आगे बढ़े, संगठन ने दायित्व दिया है, निश्चित रूप से अब आने वाले समय में सत्ता में भी बहुत बड़ा दायित्व हमारी बहनों को मिलने का समय है। मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास आऊं, उससे पहले कविता जी के पास जाना चाहता हूं। गिरिजा जी ने बड़ा मौलिक सवाल उठाया है। अब प्रचार में जाएगी भाजपा, श्रेय लेने में तो वैसे भी भाजपा को महारत है, माहौल बनाने में इन लोगों को महारत है, ऐसा तो कविता जी आप और आपके नेता भी बोलते हैं। क्या करेंगे आप? ऐसा तो नहीं कि आप भी अपना वोट भाजपा को दे बैठे, आपके भविष्य को भी उज्जवल करने के दिशा में काम उठा दिया है। क्या कहती है कविता जी? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण बिल लाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। देखिए, अखबारों और टीवी की हेडलाइन के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया और रंजना जी आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। जैसे संत साध्वी मंदिर में बैठ के भाषण दे, वो स्वच्छ भारत पर ज्यादा बोल रही है और महिला रिजर्वेशन बिल पर उनकी बोलती लगभग बंद है। आखिर विशेष सत्र बुलाया गया, उससे कुछ तो निकल के आता कि आखिर आप रिजर्वेशन बिल पर बात करते, उसका फाइनल कंक्लूजन होता और महिलाएं, मैं स्वयं पूरे देश की महिलाएं इस बात से बेहद प्रसन्न थी कि रिजर्वेशन बिल जो 2010 से आज का पड़ा है, चलो दे रहा है, दुरुस्त आए, जाते जवाते ये लगता है करके जाएंगे। हमारी नेता सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार पत्राचार कर रहे थे कि भाई राज्यसभा में कर दीजिए, इसको लोकसभा में भी पारित करा दीजिए, लेकिन करनी करतूत तो कुछ नहीं। और एक झूठ की दुकान इन्होंने खोली। क्या कहेंगे कि 40 पुलाव पकाया और तमाम टीवी अखबारों में बड़ी जानकारी के लिए बिल पास। कविता जी, मैं रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों के लिए जानकारी साझा कर रहा हूं। जब हमारी चर्चा चल रही है, इस बीच में लोकसभा में यह बिल पास हो गया है, ये हम अपने दर्शकों से जानकारी साझा कर रहे हैं और इसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कविता जी, आपने कहा कि कुछ तो निकल कर आता, अब इससे बड़ा निकल कर क्या आएगा कि सोनिया गांधी जी सदन में खड़ी हुई और बोली कि मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। राहुल गांधी जी शाम को खड़े हुए, वो भी बोले कविता जी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जिस बिल को आप फालतू की चीज बता रही हैं, आपकी पार्टी के 2 शीर्ष नेता सदन में इसका समर्थन कर दिए और अब तो पूरी लोकसभा ने भी समर्थन कर दिया। जब ये बिल इतना फालतू है, जब ये बिल इतना ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से है, क्या मजबूरी हो गई कविता जी, जो आपकी पार्टी के 2 इतने बड़े नेता, 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बिल का समर्थन करने के लिए सदन में बाध्य हो गए? कविता जी, समझ नहीं आया, आप उन्हें समझा नहीं पाई? कांग्रेस पार्टी हमेशा से विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करती रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज उसका उदाहरण है। 15 लाख से ज्यादा महिलाएं आज सशक्त हुई हैं। इस बात से आप तो वाकिफ है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक विश्लेषक लोग बैठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण की बात करती रही है। और यहाँ जब बात आई और उसके बाद खोदा पहाड़ निकली चुहिया की स्थिति बन गई। अब ये कह रहे हैं कि हम 2028 में जाके हम महिलाओं। कविता जी फिर मेरे सवाल को समझने की है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया और उस चुहिया का समर्थन करने के लिए सोनिया जी और राहुल जी आ गए, क्यों नहीं करेंगे? हमारी देश चुहिया का आबादी को आगे का जब अवसर आएगा तो कांग्रेस पार्टी दम खम से आगे खड़े मिलेगी और हम स्वयं, और मुझे लगता है रंजना जी भी शायद उसी महिला आरक्षण जो संशोधन विधेयक पास हुआ था उसी की उपज है और हम लोग ने आगे कदम बढ़ाए हैं। 15 लाख से ज्यादा महिलाएं सशक्त हुई हैं और हम राजनीतिक पारी खेलने के लिए पूरी ताकत के साथ। कविता जी, एक बात बताओ, आप तो स्वयं कितनी उलझ गई ना। आप लगातार बोल रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई मतलब नहीं है, कोई तारीख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब ऐसा बहकाने और बहलाने वाला बिल है तो कांग्रेस को खुलकर इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? नहीं, आप ये गलत कर रहे हो, आप हमारे आंखों में धूल झोंक रहे हो। आप महिलाओं को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते, बल्कि अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं।
ऐसा क्यों नहीं किया भाई सदन में? क्यों सदन में समर्थन किया जिसका आप इस कार्यक्रम में विरोध कर रही हैं? हिमांशु भाई, 2023 में विशेष सत्र बुलाकर 2028 में आप पारित करेंगे। आप विशेष सत्र बुलाए, पारित कीजिए ना। परिसीमन और जनगणना का सवाल देश में आपने घुसेड़ कर उसको तो रोक दिया ना, उसमें आपने अड़ंगी लगा दी। तो इस बात पर सोनिया जी और राहुल जी ने समर्थन से इंकार क्यों नहीं किया कविता जी? यही तो मेरा सवाल है आपसे। आपकी बात उन तक क्यों नहीं पहुंची? आप जैसे विदुषी महिला की बात सोनिया जी और राहुल जी सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? देखिए, पुरुष हमेशा जहां पहुंचे छलांगे लगाकर वहां भी हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे महिलाएं एक एक कदम से चलते चलते यहाँ तक पहुंची है। आज हम सब चाहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन आए, और कांग्रेस पार्टी का तो पहले दिन से ही एजेंडा ही था। हमारे एजेंडे पर ये आए, लेकिन इन्होंने उसको किंतु परंतु और आपत्ति लगाकर उसको अटका दिया है। और 2028-29 और पता नहीं कविता जी अभी भी उस बात पर हैं, लेकिन वो मेरे साथ में शायद करेक्ट नहीं हो पा रहे, या अभी थोड़ा समय और देता हूं मैं, उनके बाद वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे उनसे जानना है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देवेंद्र वर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं, गिरिजा शंकर जी उलझन में है कि भाई कानून मंत्री ने तो कल कहा था कि इस विधेयक के पारित होने के बाद में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी, तो फिर ये परिसीमन की बात, जनगणना की बात कहां से आ रही है? आप समझ पाए क्या इस पूरी प्रक्रिया को? लगातार आप मॉनिटर कर रहे हैं, वाकई ऐसा कुछ है या हम सब कयास में हैं और कुल मिला के पता चला कि 2024 का चुनाव 1/3 आरक्षण के साथ हो लिया? जी, मंत्री जी ने क्या कहा या क्या नहीं कहा वो विषय नहीं है। एक्चुअली इसकी टेक्निकलिटी ये है, तो परिसीमन होता है वो सेंसस के बेसिस पे होता है। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी एक बार यदि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हो गई तो वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए नहीं रहती, बल्कि परिसीमन करके जनसंख्या का इस प्रकार से विभाजन किया जाता है कि कोई दूसरी, क्योंकि हर व्यक्ति को केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हमेशा वो रिजल्ट ही इलेक्ट करेगा ऐसा नहीं है। तो परिसीमन का उद्देश्य ये होता है कि वो कैटेगरी जो उसको दी गई है वो बदल जाए। अब सेंसस इसलिए जरूरी है कि सेंसस के माध्यम से ये पता चलेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस एरिया में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, और महिलाओं के प्रतिशत के आधार के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूंसी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जिस प्रकार से अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए होती है। देवेंद्र जी, मैं बीच में रोकना चाहता हूं भाई, कुल मिला के जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आधे पुरुष आधे महिला है, और बहुत ज्यादा भी अगर अंतर निकाल लें तो 52% पुरुष और 48% महिलाएं। ये कुल मिला के देश की कमोबेश स्थिति है। ये SC ST या OBC जैसा मसला नहीं है कि कहां पर 18% है, कहां पे 22% है, कहां 23% है। जिस सामाजिक व्यवस्था के तहत मनुष्य जाति चली आ रही है, प्रजाति चली आ रही है, उसके अंदर कहानी बहुत साफ है। तो कम से कम इतना पेचीदा मसला तो है नहीं। यह मसला तो लॉटरी के आधार पर भी हो सकता है। परिसीमन के अंतर्गत जो पहले जो पंचायतों का चल रहा है उसमें क्या इस आधार पर ही पंचायतें आरक्षित है क्या महिलाओं की संख्या के आधार पर, या कोई और तरीका है? थोड़ा रोशनी दीजिए ना, वाकई ऐसा कठिन मामला है? कहानी इतनी साफ नहीं है। परिसीमन जब कॉन्स्टिट्यूंसी को महिला के लिए भी आरक्षित करेंगे तो उसका कोई ना कोई आधार तो होगा, और वो आधार केवल जनसंख्या का ही होता है। नहीं, मैं बहुत माफी के साथ बीच में रोकने के लिए आपसे खेद व्यक्त करता हूं देवेंद्र वर्मा जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पंचायतों के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वो क्या परिसीमन के आधार पर है, जनगणना के आधार पर, और उसी के आधार पर कि भाई इस पंचायत में महिलाओं की संख्या ज्यादा है इसलिए आरक्षित है, इसमें महिलाओं की संख्या कम है इसलिए अनारक्षित है, ऐसा कुछ रहता है क्या? यहाँ पर तो लॉटरी निकाल के और महिला के लिए और पुरुष के लिए सीटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से। तो मेरा सवाल है देवेंद्र जी, जो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई बताई जाती है, जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे तमाम नेता बताते हैं, वहां लॉटरी से काम चल जाएगा, और इसके संदर्भ में हमें इतनी लंबी प्रक्रिया करके 5 साल तक लटकाया जाएगा। ठीक हो रहा है देश के साथ? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए लॉटरी वाले सिस्टम से नहीं किया जा सकता। लोकसभा और इसके लिए तो कोई टेक्निकल बेस होना चाहिए कि आखिर कोई महिला की कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों की गई है। केवल लॉटरी से कर देंगे दैट वुड नॉट बी फेयर। और इसलिए जब परिसीमन का बेसिस ये होता है कि सेंसस ही परिसीमन का बेसिस है, बिना सेंसस के परिसीमन नहीं किया जाता। मैं एक बार गिरिजा जी से इस विषय पर मतैक्य लेना चाहूंगा, थोड़ी मत भिन्नता है मेरी देवेंद्र वर्मा जी के कि भाई कोई आधार होना चाहिए। क्या गिरिजा जी आपको लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी निकलेगी जहां पे 70% पुरुष होंगे, 30% महिलाएं होंगी,
या कहीं 70% महिलाएं होंगी, 30% पुरुष होंगे, तो इसलिए इस आधार पर आरक्षण होगा। क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है? या कुल मिलाकर महिलाओं को हिस्सेदारी देनी है, एक रोटेशन के तहत सिलसिला चलना है, जैसे कि जिला पंचायत के संदर्भ में, जनपद पंचायत के संदर्भ में या सामान्य पंचायत के संदर्भ में सिलसिला चला रहा है? क्या कहते हैं गिरिजा जी? मैं जो बिल देख पाया हूं, उसमें जो प्रोविजन मैं देख रहा हूं, वो मुझे जो मैं समझ पाया हूं, मैं कानून का कोई विद्यार्थी नहीं हूं, ना संविधान का विद्यार्थी हूं, लेकिन सहज रूप से जो मैं समझ पाया कि जो परिसीमन का मसला है वो रोटेशन के लिए है, वो बिल में लिखा हुआ है रोटेशन। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि सेंसस के कारण का लिंक महिला रिजर्वेशन से सीधा कोई लिंक हो, ये मैं कोई कारण नहीं मानता। गृह मंत्री ने यह बात जरूर कही कि परिसीमन आयोग को हम यहां इसलिए ला रहे हैं ताकि जिन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए उसमें पारदर्शिता हो, उसमें यह आरोप न लगे कि इसमें राजनीति की गई है। तो ये तर्क उनका समझ में आता है। मुझे लगता है कि इसको मैं थोड़े पॉलिटिकल एंगल से देखता हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है महिलाओं के रिजर्वेशन का, इसका बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है और इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस है। तो कहीं आप इसको बहुत रिमोट में जाके देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इस बार घोषणा कर दी गई, बिल पास कर दिया गया, कानून बना दिया गया। कानून बनाने का जो पॉलिटिकल लाभ है वो 2024 में मिल जाए और उसके बाद 27-28 में इसको लागू करने के बाद 29 का एजेंडा भी बीजेपी ने सेट कर दिया है। ये भी एक तो आम के आम और गुठलियों के दाम, कुल मिला के गिरिजा जी ने हमें समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसा तो मसला नहीं है। कुछ कहेंगे देवेंद्र जी, या अभी भी आप सेंसस में उलझना चाहेंगे? नहीं, बिना सेंसस के तो हो ही नहीं सकता है। बिना सेंसस के परिसीमन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसी प्रकार से बांटा जाता है कि यदि कहीं पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की या महिलाओं की पॉपुलेशन कम या ज्यादा है तो उसको इस प्रकार से विभाजित किया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमा इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन अलग से हो। और मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि 50-70% और 30%, इवन यदि 2% या 3% का भी अंतर होगा पॉपुलेशन में या 0.5% का भी अंतर होगा, दैट कैन बी द बेसिस फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर महिलाओं। क्योंकि महिलाओं के लिए कोई आधार तो होगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी महिला के लिए होगी। बिना आधार के, देखिए लोकल बॉडीज का तो मामला ठीक है, लेकिन जब हम प्रदेश और देश के बारे में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें बिना आधार के भी करेंगे तो बहुत एम्बिगिटी होगी, बहुत विरोध होगा, बहुत से सब प्रश्न तो मतलब आशय ये देवेंद्र जी आपकी बात को समझे कि कहीं महिलाएं अगर 51% हो गई तो उस सीट को अब महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, क्योंकि सेंसेक्स को आधार बनना चाहिए। यही मामला रहेगा विधानसभा लोकसभा के संदर्भ में। कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो महिला सीट आरक्षित जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी वो महिला सीट होगी, जहां पर शेड्यूल कास्ट ज्यादा होगी, जैसे अभी तक होता है वैसा ही होगा। और इसलिए सेंसस तो बहुत आवश्यक है डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अपने को मानना चाहिए कि अब तो केरल में सारी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली है देव वर्मा जी, जैसा फार्मूले पे आप जा रहे हैं, क्योंकि सेंसस के हिसाब से केरल ऐसी जगह है जहां पे महिलाएं रेशियो में ज्यादा दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर केरल एक बड़ा उज्जवल प्रदेश हो सकता है भविष्य की संभावना की दृष्टि से। बांधी हुई है कि 33% से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए सारी सीटें होने का तो प्रश्न ही नहीं है, 33% ही रहेगी जी। तो कोई वो नहीं। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे कविता जी आपकी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं रंजना जी के पास आऊंगा। विधानसभा चुनाव में कितनी घबराहट दे देगी अब ये कांग्रेस को? भाजपा ने तो हथियार चल दिया, और हथियार केवल कोई इसके लिए थोड़ी चला था कि एक संसद में पारित कराना है। भाजपा को तो आप बड़ी नजदीकी से जानती समझती बूझती आई हैं, क्या करेंगी अब आप? देवेंद्र जी और विजय शंकर जी को मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी, बड़े वरिष्ठ चिंतक और है विश्लेषक हैं। इनकी चिंता बहुत वाजिब है। आधार कार्ड पूरे देश के बने हुए हैं, महिलाओं के भी बने हुए हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन की साइट है, साइट में महिलाएं कितनी है ये सारा का सारा डिटेल यदि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे तो किस गांव में कितनी महिलाएं, विधानसभा में कितनी है या लोकसभा में, ये डेटा सरकार के पास अवेलेबल है। तो ये तो किसी चीज को आगे बढ़ाना हो, लिंगर ऑन करना हो तो सेंसस, जनगणना, परिसीमन जैसी बातें हैरान करने वाली है। आप हिमांशु जी अभी भाई बोल ही रहे थे कि कहीं भी 70% महिलाएं या 70% पुरुष नहीं होते। मान लीजिए वो 70 पुरुष हो, 57 या 52% हो, या महिलाएं 48% हो, या 49 हो या 51 हो, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी संरचना करके रखी है कि लगभग सिमिलर होते हैं। अब उसके बावजूद भी जो चालाकी है वो देखिए, देश की महिलाएं भोली हैं। मैं मान सकती हूँ कि आप उनको बना सकते हो, लेकिन भोली है, बेवकूफ नहीं। ये बात आप जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की चालाकियों को देश की नारी शक्ति ने भांप लिया है कि ये आज विजय शंकर जी बोल रहे थे कि 2024 में भी वोट लेना चाहते हैं और इसी रिजर्वेशन बिल के माध्यम से ये 2029 में भी दोबारा वोट लेना चाहते हैं। तो ये बात चलेगी नहीं और न इनकी दाल गलने वाली है। जनता जान चुकी है कि विशेष सत्र बुला के यदि आप लेके आए हैं तो आप आज और अभी विमेन रिजर्वेशन लागू कीजिए। हम साथ खड़े हैं। केवल पारित मत कीजिए, लागू कीजिए, कविता जी कह रही हैं। कविता जी को भरोसा है, महिलाएं भोली हैं पर बेवकूफ नहीं है, नहीं बहकेंगे। तो रंजना जी, फिर आपकी उम्मीदें कैसे परवान चढ़ेंगी अगर कविता जी की उम्मीद ये है कि महिलाएं इसके कारण से भाजपा को वोट देने के लिए टूट नहीं पड़ेंगी? क्या कहते हैं रंजना जी, आप महिलाओं को नहीं समझा पाएंगे क्या? ये तो इतनी देर से जो बता रही कविता जी, इन्होंने कहा हमने प्रयास किया। आपने प्रयास किया तो करके दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने ना। भाई इतने दिनों में आप ये बताइए, आप कहते हैं हमने राज्यसभा में किया तो लोकसभा ऐसा हुआ, हमने लोकसभा में किया तो राज्यसभा में ऐसा, ये बहुत सारे एक्सक्यूज आपने दे लिए। पर सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं कि महिलाएं कुछ अच्छा करती हैं यदि देश के लिए तो हम उनको आगे बढ़ाए। कोई क्षेत्र में यदि महिलाएं जाना चाहती हम उनको सहयोग करें, आपने कभी नहीं सोचा। आप तो यही से स्पष्ट हो रहा है कि आपके नेता तो स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है, हम बिल आ गया है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। निश्चित रूप से समर्थन जब यदि उन्होंने कर लिया है तो आपको समर्थन करने में क्या दिक्कत है? आप सीधा बोले कि ठीक है, हमने भी समर्थन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ आपको भी मिलेगा। तो इस बात को आप स्वीकार करिए, क्योंकि आप भी यदि किसी रंजना जी, दिक्कत तो इसी बात की है ना, आपने कर तो दिया पर इस बार नहीं लागू कर रहे हैं। जब लागू नहीं कर रहे तो कविता जी को लाभ कैसे मिलेगा? कब से वो प्रतीक्षारत है, अगर आप अभी लागू कर दे तो उनको तो लाभ मिल जाए। तो ये तो दर्द है ना, आप इस दर्द के साथ एक महिला होते हुए भी क्यों नहीं महसूस कर रही? जी मैंने कहा ना, परिसीमन के बाद तत्काल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी चुनाव होने, फिर लोकसभा के भी चुनाव होने, बहुत सारे राज्यों के रंजना जी थोड़ा परिस्थिति को समझिए ना। परिसीमन के साथ चुनाव 2028 में होगा, मतलब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का लाभ 2028 में मिलेगा। कविता जी का समर्थन अगर आप चाहती हैं इसके संदर्भ में, तो कविता जी की आपसे अपेक्षा है कि आप इसे 2023 में लागू करा दीजिए। मेरा वादा है आपसे, कविता जी इसी कार्यक्रम में आपके प्रति समर्थन व्यक्त कर देंगे। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करिए ना, आप वेट कर ले, वो भी थोड़ा सा वेट कर ले, अपना ग्राउंड मजबूत कर ले जी। तो रंजना जी कह रहे हैं थोड़ा सा वेट कर ले, हो सकता है बात बन जाए। देवेंद्र जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहा है, आखिरी टिप्पणी देवेंद्र जी। जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के पश्चात सीटों की संख्या भी बहुत बढ़ेगी। जो ये 540 सीटें, देखिए देवेंद्र जी, थोड़ा सा आप हमारे विषय के साथ में और करेक्ट होइए ना। भाई देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, विधेयक किसने पेश किया था? देश के कानून मंत्री ने। और साथ में क्या बताया था कि ये विधेयक लागू होने के बाद में महिलाओं की संख्या लोकसभा में 181 हो जाएगी। और उसके आधार पर गिरिजा शंकर जी जैसा अनुभवी पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक मान के चला कि भाई अभी लागू हो रहा है। तो आप हमारे मानने के संदर्भ में इतना ऐतराज क्यों कर रहे हैं? भाई कानून मंत्री के कहे पे भरोसा कर रहे थे ना, हम गलती कर रहे हैं देश के कानून मंत्री पे भरोसा करके। बिल कानून मंत्री ने जरूर उसको बिल को इंट्रोड्यूस किया और उसके बारे में बोला, लेकिन उस बिल को पूरा समझाया तो अमित शाह ने आज पूरा का पूरा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जो मुख्य ओरेटर थे वो तो आज अमित शाह थे। उस बिल के ऊपर भी विधि मंत्री कुछ भी हो, विधि मंत्री के नाते उन्होंने बिल के वो भार साधक सदस्य जरूर है और उसके नाते उन्होंने जो कुछ भी उस बिल से समझा होगा वो उन्होंने बोला होगा।
लेकिन उस बिल के गजब ऊपर कर रहे हैं देवेंद्र जी आप हमारे साथ में। मतलब जिसने बिल प्रस्तुत किया उसकी बात का कोई महत्व नहीं और बाद में जो कहा उसका महत्व। मतलब देवेंद्र जी जो भी है, बहरहाल अब हम बातचीत के निचोड़ पर आए। कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण कदम देश की लोकसभा ने उठा लिया है और महिला आरक्षण बहुप्रतीक्षित विधेयक को पास कर दिया है। अब मसला है इसके क्रियान्वयन का। एक वर्ग बेतहाशा प्रतीक्षा के साथ इस बात के लिए आतुर है कि इसमें इंतजार ना करा जाए, इसे तुरंत अमल में लाया जाए। पर जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि बिल लागू तो हो जाएगा पर क्रियान्वयन उसका 2028 और 2029 में देखने को मिलेगा। क्या आधी आबादी को उसका हक देने के लिए प्रतिबद्ध दिखा रहे राजनीतिक दल 5 साल और प्रतीक्षा कराएंगे आधी आबादी को, या अपनी प्रक्रिया को कुछ सरल कुछ तेज करेंगे और 2024 के चुनाव में ही इस विधेयक को लागू करके दिखाएंगे? ये जानने में हमें इंतजार रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये विधेयक विषय रहेगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।